आप वहाँ पे लॉकर में रख सकते हो। ये फैसिलिटी भी बैंक देती है। थर्ड है कैपिटल फॉर्मेशन। आप वहाँ पे बैंक में जो है एक कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं वहाँ पे, जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ द ट्रेडिंग, बिजनेस, प्रोडक्शन, एक्टिविटीज जो भी होता है कंट्री में, वो सारे आप वहाँ पे एक कैपिटल फॉर्मेशन कर देते हो, जिसके कारण जो है एक इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होता है। नाउ फोर्थ है ट्रांसफर ऑफ फंड। बैंक से जो है हम एक जगह से दूसरी जगह तक जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई भी पैसा एक ह्यूज अमाउंट बनी है अपन दूसरे बैंक में कर सकते हैं। तो बैंक इज द बेस्ट मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ fund. Through banks, fund can be transferred from one corner of the country to another. Fifth है facility of travels check. Bank issue travels check which when presented to any branch of the same bank, it can be enhanced in moment. In this way, it helps the person not carry much cash with himself. He is also safe from the fear and losing cash while traveling. वहाँ पर चेक भी रख सकते हैं, मतलब चेक फैसिलिटी भी जो है हमारे जो बैंक है वो दे सकते हैं। अगर अगर बहुत ज्यादा अमाउंट है और हम उसको ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, तो हम इजिली जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह तक एक मतलब वो चेक को लेके थ्रू, उस चेक के थ्रू जो है हम दूसरी जगह ट्रैवल कर सकते हैं। और अभी तो क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारी चीजें आ गई है। नाउ नेक्स्ट है फैसिलिटी ऑफ पेमेंट। बोथ पार्टीज बेनिफिटेड इन द पेमेंट ऑफ डन थ्रू बैंक। देयर इज नो नीड ऑफ कोर्ट कैश और टेस्ट एनी करेंसी। ठीक है, यहाँ पे अगर मान के चलो बैंक जो है पेमेंट का भी बेनिफिट देता है, जैसे कि इसके लिए आपको कैश काउंट करने की जरूरत नहीं है और ना ही टेस्ट करेंसी को टेस्ट करने की जरूरत है। बैंक ऑल्सो इशू चेक, ड्राफ्ट एक्सेट्रा। बैंक जो है वो चेक भी देता है और ड्राफ्ट भी इशू कराता है, विच इज कॉल्ड अ पेमेंट प्रूफ पेयर। ठीक है, नाउ सेवेंथ है फैसिलिटी ऑफ ट्रेडिंग। फैसिलिटी ऑफ ट्रेडिंग में क्या होता है, बैंकिंग प्रोवाइड असिस्टेंट इन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड। यहाँ पे जो है दोनों का असिस्ट करते हैं, चाहे वो इंटरनल ट्रेड हो चाहे वो एक्सटर्नल ट्रेड हो। इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है हमारी कंट्री के अंदर जो भी हम इंटरनल ट्रेड करते हैं वो, और एक्सटर्नल का मतलब अगर अपन बाहर करते हैं तो। ओके, नाउ फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। गवर्नमेंट सॉरी बैंक जो है हमको क्रेडिट फैसिलिटी भी देती है, जैसे कि लोन वगैरह लेना। बैंक प्रोवाइड फैसिलिटी क्रेडिट फैसिलिटी टू द कस्टमर ऑन डिमांड ऑफ द बैंक इशू लेटर ऑफ द क्रेडिट इन द फेवर ऑफ द कस्टमर हेल्प द क्रिएटर एडिफाई गुडविल ऑफ द ऑफिस कस्टमर। अगर उस कस्टमर का अच्छा गुडविल है, मीन्स उसके बैंक में एनी टाइम थोड़ा पैसा रहता है, कभी कभार जो है क्रेडिट फैसिलिटी दे, उसके लिए अपन को एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। जैसे कि अभी क्रेडिट कार्ड करते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में अगर आपका अच्छा गुडविल है, अगर आपका अच्छा बैंक रिकॉर्ड है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कराया जाता है, जिसके कारण जो है आपका इजिली तौर पे जो अगर आप ज्यादा भी अमाउंट अगर निकाल लेते हैं तो एक टाइम के बाद आप उसको रिपेमेंट कर सकते हैं विद द इंटरेस्ट। एडवांटेज ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का क्या एडवांटेज है, बैंक फंक्शन लाइक अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, इशू ऑफ द करेंसी नोट, क्रेडिट कंट्रोल, accumulation of loan and its redemption etc. are such important functions performed by बैंक और बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। देखो यहाँ पर क्या होता है कि एक गवर्नमेंट के लिए भी एडवांटेज है, किस तरीके से, जैसे कि गवर्नमेंट अगर इशू कराती है, जैसे करेंसी, जैसे कि नोट इशू कराती है, या कोई क्रेडिट जैसे कि मान के चलो डिबेंचर वगैरह, ये सारा क्रेडिट फैसिलिटी कराती है, कंट्रोल, एक्यूमुलेशन ऑफ लोन, रिडम्पशन, ये सारी चीजें अगर फैसिलिटी कराती है तो इसका पूरा का पूरा जो फंक्शनिंग होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है। तो दिस इज द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के थ्रू से जो है बैंक काम करती है, और ये गवर्नमेंट के लिए एडवांटेज है। नेक्स्ट है आपका हेल्पफुल इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यहाँ पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट इजिली भी इजिली तरीके से अपन कर सकते हैं बैंक के थ्रू। Okay, it provide financial assistance of the traders involved in the foreign trade and the smoothness of the process of the foreign trade. Okay, now in 11th point, I am sharing you
ना स्टूडेंट्स कम टू दी लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले अपन लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले क्या बात करते हैं अपन कि काइंड ऑफ इंश्योरेंस कितने टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस की बात करेंगे। द मैक्सिमम बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस इज थ्रू लाइफ इंश्योरेंस। जो भी मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है वो लाइफ इंश्योरेंस के ही ऊपर होता है, बिकॉज लाइफ जो है एक बहुत बड़ा रिस्क है। हमारा सबसे पहला रिस्क जो है लाइफ। लाइफ में कभी डिजीज आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी डेथ हो जाती है। ठीक है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सिर्फ ये चीज नहीं है, फिर स्ट्रेस आ जाता है। स्ट्रेस के कारण जो है हमको दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है, हार्ट अटैक वगैरह आती है। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो हियर मैक्सिमम बिजनेस ऑफ द इंश्योरेंस लाइफ थ्रू द life insurance. A person insured a particular time period and definite amount for the इंश्योरेंस लाइफ। अपने इंश्योरेंस लाइफ के लिए जो है एक डेफिनेट अमाउंट उनको पे करना रहता है। ठीक है, जो भी अपने आप को इंश्योरेंस कराना चाहते हैं उनको वो पे करना रहता है। फायर फायर इंश्योरेंस किसको बोलते हैं? फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क फॉर ऑल टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, जितने भी फायर इंश्योरेंस, मतलब फायर से रिलेटेड कोई भी फायर से रिलेटेड अगर मतलब इंश्योर करते हैं फायर से रिलेटेड, कि अगर मान के चलो कि पड़ोस में जो है हम एक शॉप खोल रहे, पड़ोस में जो है वो पटाखे का दुकान या पटाखे का दुकान ही समझ लो। ठीक है, उन लोग अपना फायर इंश्योरेंस करा कर रखते हैं, क्योंकि अगर कुछ भी होता है, डिजास्टर वगैरह होता है, वो फायर के थ्रू ही होगा, उस ऐसा प्रिटेंड किया जाता है। तो फायर इंश्योरेंस हमेशा फायर से रिलेटेड कोई भी एक्सीडेंट होता है उसके ऊपर जो है उसको फायर इंश्योरेंस कराया जाता है। इट इज कंपनसेटिव, प्रपोज लॉसेस विल बी कंपनसेटेड ओनली द हैपन ऑफ द इवेंट। नाउ थर्ड है मराइन इंश्योरेंस। मराइन इंश्योरेंस का मतलब पता है आप लोग को? इसको रीड करोगे ना बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, मराइन का मतलब होता है पानी, पानी से रिलेटेड। पानी में डूब जाके कोई, डूब जाने से अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए हम मराइन इंश्योरेंस लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हेल्थ इंश्योरेंस जो अपने हेल्थ के ऊपर कोई भी डिजीज वगैरह अपन को आती है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है इंश्योरेंस अपन कराते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ से रिलेटेड ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो कि आती है। ठीक है, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी कराते हैं। सिक्योरिटी ऑफ इनकम, दैट इसके दो पार्ट्स है, दो वे। एक ऑफ सिक्योरिटी ऑफ इनकम है, दूसरा है रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। reimbursement of security medical insurance क्या होता है यहाँ पे? If do you meet any accident, the insurance does not remain the working condition, then he loses his regular income with the compensated by the insurance company. This help of the survival of the insurer his dependent। अभी क्या होता है, जो भी इनकम अपन करते हैं उसमें से कुछ पैसा जो है अपने इंश्योरेंस के लिए भर देते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ताकि अगर कोई भी एक्सीडेंट हो चाहे डिजीज हो उससे हम रिकवर कर सकें। ठीक है, मतलब हम अपना ही पैसा है हम इंश्योरेंस कंपनी वालों को देते हैं अपने हेल्थ के ऊपर, ताकि वो हेल्थ के लिए ही सिर्फ जमा हो और वो सिर्फ हेल्थ के ही ऊपर काम है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन द फायर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। इसको आप लोग पढ़ लेंगे क्या डिफरेंस बिटवीन है और मराइन इंश्योरेंस और फायर इंश्योरेंस का। अगर डाउट होगा तो पूछ लेंगे। नाउ बेसिक ऑफ द प्रिंसिपल इंश्योरेंस। क्या क्या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ है? सबसे पहले आपका प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन में क्या होता है? द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इंश्योरेंस लाइज ऑफ द कॉर्पोरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल द लोडेड ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉसेस इज स्प्रेड ऑन द होल सोसाइटी। ठीक है, सबसे पहला है जो भी इंश्योरेंस हम कराते हैं वो कॉर्पोरेशन के थ्रू ही करवाते हैं। तो उनके क्या क्या सिद्धांत है? तो उनके कुछ कुछ ऐसे सिद्धांत है कि सिक्योरिटी अगेंस्ट से जो भी है मैशअप जो भी हुआ था कि पूरा का पूरा अमाउंट जो है कॉर्पोरेशन वाले नहीं देते, कुछ 1% देते हैं। But practically 1 to 5% people meet mishaps. So they the loaded the insurance claim the 1 to 5% people is spread over the policy holder. Now second है आपका principle of probability. Probability refer to the uncertainty of happening or the non-happening of an event. Future is always uncertain. Then the security against the uncertainty is provided by the insurance company. Insurance company accepted a fixed sum of the regular intervals in the form of premium for the fixed terms, policy terms, or from all the insured person and compensate the losses by the paying the sum assured of the person who made the specific mishap. नाउ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? सबसे पहला है प्रिंसिपल के सिद्धांत पे, मतलब जो भी सिद्धांत बने हुए हैं उससे रिलेटेड इंश्योरेंस का क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। सबसे पहला है कि क्या क्या स्टेप्स आप गुजरोगे। तो पहले प्रपोजल करोगे फिर एक्सेप्टेंस होगा। आप सबसे पहले फाइल फिलअप करोगे कि किसके लिए आप इंश्योरेंस लेना चाहते हो और कौन से काइंड वाला इंश्योरेंस लेना चाहते हो।
लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहते हो या फायर इंश्योरेंस या मराइन इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले आपको प्रपोजल देना पड़ेगा, देन आफ्टर वो एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद जो है वॉलेंट्री कंसेंट की आपके लिए जो है फ्री फ्रॉम द कंपल्शन, मतलब यहाँ पे जो है आप पूरी तरीके से एक तरीके से पूरा कंसेंट आप इंश्योर हो जा रहे हो, श्योर हो जा रहे हो कि आपको ये लेना ही है। ना है कॉम्पिटेंट पार्टी, यहाँ पे बोथ पार्टी रहता है, इंश्योर भी रहता है और इंश्योर्ड भी रहता है। बोथ पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू एंटर टू इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज जो इन्वॉल्व रहते हैं, इंश्योरेंस कंपनी वाला भी रहता है और जो इंश्योरेंस कराता है वो भी इन्वॉल्व रहता है। लीगल ऑब्जेक्टिव्स, अगर अगर आप देखा जाए कानून के हिसाब से लीगल ऑब्जेक्टिव्स ये जो है एक लीगल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है। देन आफ्टर आपका लीगल कंसिडरेशन, यहाँ पर आपको लीगल कंसिडरेशन मिलेगा बिकॉज क्योंकि सारा का सारा जो है वो आई ऑफ लॉ के थ्रू सही है, ठीक है। इन द आईज ऑफ द लॉ इट इज ऑल आर राइट, करेक्ट। ओके, नाउ सिक्स्थ है इंश्योरेबल इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जस्ट वेट स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी इन द ऑन योर स्क्रीन। तो अपन अभी है सिक्स में इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट में क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो भी इंटरेस्ट इंश्योरेबल आपने कराया है जिस किसी के ऊपर भी, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो रहता है, ठीक है, मतलब साइन किया हुआ रहता है। इट सिग्निफाइज दैट द इंश्योर्ड मस्ट बी बेनिफिटेड फ्रॉम हिज असिस्टेंस ऑफ द पर्सन ऑफ द थिंग्स वुड सफर लॉसेस ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अगर मान के चलो बीच रास्ते में ही अगर पर्सन बोलता है कि मैं प्रीमियम नहीं भरूंगा, पैसा नहीं भरूंगा इंश्योरेंस का, तो जितना भी पैसा वो भरा हुआ रहता है वो पूरा का पूरा जो है वो इंश्योरेंस कंपनी का हो जाता है। सेवेंथ है आउटमोस्ट गुड फेथ। एक इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर जो है आउटमोस्ट गुड फेथ हो जाता है पार्टीज लोग का, बिकॉज क्योंकि वो इंश्योरेंस का पैसा टाइम टू टाइम, जो अगर आप प्रीमियम उसका पे करते रहोगे तो आपको इंश्योरेंस कंपनी वाला टाइम टाइम टू टाइम रिटेन भी करता रहेगा। ना एट है आपका एश्योर्स ऑफ इंडेमनिफिकेशन। इंडेमनिफिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी आप लॉसेस अगर सफर करते हो, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ, कौन से प्लेस में हुआ, सारा चीज वहां पे जो है आइडेंटिफाई किया जाता है। नाउ नाइन्थ है डॉक्ट्रिन एंड सब्ग्रेशन। डॉक्ट्रिन एंड इंश्योरेंस कंपनी हैव द compensated the loss of insured, acquired his right and remedies against the third party with regard to such subject matter and insured। टेंथ है आपका कॉजेस प्रो प्रोइक्सिमा। यहाँ पर क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल में आप देखोगे अ फायर पॉलिसी इज टेकन फॉर द कॉटन वेयर हाउस इफ द वेयर हाउस इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द हेवी रेनफॉल or any other reason other than the fire, then the insurance company will not be held liable for the losses। देखो causes of proxima का मतलब होता है कि जिसके लिए जिस कारण से हुआ है उसी कारण पे ही आपको पैसा मिलेगा। जिस कारण से आपने पैसा जमा किया है अगर वही कारण अगर हो रहा है तो ही आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। अगर आपका एक्सीडेंट फायर से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपने मराइन का इंश्योरेंस कराया है तो मराइन का पैसा आपको फायर इंश्योरेंस में नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कराए हो, आपके लाइफ के ऊपर कोई अगर बन आ रही है, मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्टीज आ रही है, तो आपको उसके लिए पैसा पैसा मिलेगा, ना कि फायर इंश्योरेंस पे मिलेगा। तो देयर आर द पर्टिकुलर नेम, देयर आर काइंड ऑफ द इंश्योरेंस एंड यू गिव द मनी बाय द इंश्योरेंस कंपनी अकॉर्डिंग टू योर सबमिशन। ओके, नाउ है अदर प्रिंसिपल इंश्योरेंस। और क्या अलग अलग प्रिंसिपल्स है, सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल trust। An insurance contract is held valid only if the element of insurable interest exists in the person or things with regard to the insured। In absence of this insurable interest, this contract remain no more no gamble and stake। ना बेटा पेज नंबर 155 वाला इंश्योरेंस के ऊपर ही है, किस तरीके से इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंश्योरेंस पे करते हैं,
देन इंटरेस्ट किस तरीके से होता है, इंश्योरेंस इंटरेस्ट कैसे देते हैं, ओके, पार्टीज किस तरीके से क्रिएट होता है, और क्या गुड फेथ के लिए क्या क्या है, ये सारा जो है दिया हुआ है। जो मैंने अभी समझाया ना यहाँ पे, ये सारा चीज आपके ये वाले पेज में दिया हुआ है, पेज नंबर 155 एंड 156। ठीक है, इसको आप लोग ना अच्छे से रीड कर लोगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लोगे। वैसे पूछते तो हो नहीं, एकदम सन्नाटा रहता आप लोगों के क्लास में, फिर भी अगर डाउट होगा तो पूछ लेना। एडवांटेज डिसएडवांटेज इसका रीड कर लोगे। नेक्स्ट क्लास से जो है मैं कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग इसका बताऊंगी, किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, वेयर हाउसिंग होता है, ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगी। ओके, नाउ टिल देन क्लास इज ओवर। थैंक